ठीक है, तो लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था लेक्चर, उसमें वी लर्न हाउ टू डिजाइन अ लैग कंपनसेटर। ठीक है, तो लैग कंपनसेटर का मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि इट इज अ कंपनसेटर यूज्ड व्हेन यू वांट टू इंप्रूव द स्टेडी स्टेट एरर। जब आपको स्टेडी स्टेट एरर इंप्रूव करनी होती है, तो लाइक लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर हैज मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो आप मुख्तलिफ सॉल्यूशंस कर सकते हैं। only thing you need to care about while designing a lag compensator is two things, कि आपके transient response change ना हो, and in order to do so, what we do, we place pole and zero very close to each other and close to the origin। ये दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि pole and zero of the compensator, of the lag compensator, should be closer to the origin and very closer to each other। तो closer to origin तो आपकी चॉइस है, बाकी closer to each other जो है that would depend upon the value of beta। फाइन, ये फैक्टर क्या है बीटा, ये 10 है, तो आपस में डिस्टेंस जो है उनका उस फैक्टर से डिफाइन होगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन डिजाइन अ लैग कंपनसेटर एंड which would slightly alter the transient response as you can see, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिजाइन किया था। एंड हमने दो सॉल्यूशंस किए थे। ठीक है, एक सॉल्यूशन था जिसमें आप देख लें दिस वन। तो यहाँ पे आप देख लें कि न्यू रूट लोकस, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, न्यू रूट लोकस हियर, एंड द ओल्ड न्यू रूट लोकस। ओल्ड रूट लोकस मीन्स के जो प्लांट का जो अनकम्पनसेटेड सिस्टम का रूट लोकस है, और जो कंपनसेटेड सिस्टम का रूट लोकस है, दोनों में इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं है, शेप में भी फर्क नहीं है, और थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है। ऑब्वियसली दिस वुड हैपन, क्योंकि हमने पोल एंड जीरो ऐड किए हैं, तो उनका 2-3 डिग्री शिफ्ट तो ज़रूर आएगा, लेकिन इट्स नॉट टू मच। आप यहाँ पे देख लें कि न्यू क्लोजिव पोल एंड द ओल्ड क्लोजिव पोल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। So it would slightly change the damping and would slightly change the natural frequency। It means the transient response जो है वो slightly उसमें change आएगी, लेकिन इतनी significant नहीं होगी। right? And on the other hand, आपका जो डिज़ाइन है उससे steady state error आपकी डिजायर लेवल पे आ गई जो आपको चाहिए था। तो ये एक डिज़ाइन ट्रेड ऑफ है। There is always be a design trade off, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता। आइडियल कंडीशन होती है कि आप एक चीज़ को इम्प्रूव करें तो दूसरी बिल्कुल ना इम्प्रूव हो, क्योंकि सिस्टम तो एक ही है ना, और एक ही सिस्टम में अगर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो पूरा सिस्टम उस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन डिज़ाइन हम इस तरह कर रहे हैं उस जो डिज़ायर्ड चीज़ है वो इम्प्रूव हो जाए और बाकी चीज़ों पे मिनिमल फर्क पड़े, तो दैट इज कॉल्ड द डिज़ाइन ट्रेड ऑफ, कि आप कितना जो है उसमें अल्ट्रेशन लेवल कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल मार्जिन क्या है। इसी तरह से सोल्यूशन टू है, सोल्यूशन टू इज इवन बेटर। इवन बेटर इन सेंस उसमें जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसमें भी फर्क कम पड़ रहा है। ये देखें आप, दोनों रूटों का तकरीबन सेम है। ठीक है, तकरीबन तकरीबन ओवरलैपिंग है। तो दैट इज, so this is how you can actually design multiple compensator to fulfill the same requirement, और फिर उनकी आपस में आप परफॉर्मेंस कंपेयर करके बेस्ट डिजाइन जो है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू in this while designing the lead or lag compensator। ठीक है, अब ये एग्जांपल नंबर 2 था, ये भी इसी तरह ही था बिल्कुल। एंड आई होप के आप सबने कर दिया होगा, और इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। एग्जांपल 2 आपने किया है सबने? ओके, देन द थर्ड एंड द लास्ट compensator is the lag lead compensator। lag lead compensator obviously it is clear is a combination of lag and lead compensator। ठीक है, जब आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव करना हो और आपको स्टेडी स्टेट एरर भी इम्प्रूव करना हो, तो फिर आप दोनों कंपनसेटर लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपनसेटर को हम कहते हैं लैग लीड कंपनसेटर। ठीक है, ये कुछ फ्रिक्वेंसीज पे लैग फेज लैग प्रोड्यूस करता है, और कुछ फ्रिक्वेंसीज पे ये फेज लीड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसमें दोनों किस्म के फेज शिफ्ट आते हैं। probably have the figure somewhere। ये उसका मैथमेटिकल मॉडल है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये जो पार्ट है, दिस फर्स्ट पार्ट एच प्लस वन अपॉन टी वन, एच प्लस गामा अपॉन टी वन, और ये दूसरा पार्ट है गामा इज ग्रेटर देन वन। तो ये जो पार्ट है, बिकॉज गामा इज ग्रेटर देन वन, देन
this part of the compensator actually represents the lead part, ठीक है, क्योंकि गामा जो है ग्रेटर देन 1 है, तो गामा जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ये जो पोर्शन है इसमें आपका 0 हमेशा पहले आएगा और पोल बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि गामा ग्रेटर देन 1 है और वाट एवर द वैल्यू ऑफ 1/T1 इज, किसी भी नंबर को ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, तो ये ज्यादा वैल्यू होगी और नेगेटिव में, तो दैट वुड बी इन द लेफ्ट साइड। तो ये जो पोर्शन है, because of this condition gamma greater than 1, this represents the lead portion and obviously this one is the lag portion, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनसेटर है इसका मैथमेटिकल मॉडल कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू लैग। एंड कॉम्प्लिकेटेड मींस के you are adding 2 poles and 2 zeros in the system, right? You are increasing the complexity, mathematical complexity, या ऑर्डर ऑफ द सिस्टम जो है वो बढ़ जाएगा। अगर ऑलरेडी सिस्टम 3/4 ऑर्डर है तो वो 6 या 7th ऑर्डर पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, इसलिए लैग लीड कंपनसेटर अक्सर जो है हम कम यूज करते हैं, इसकी बजाय हम PID कंट्रोलर यूज करते हैं जो इसी का ही सेम काम करता है। वो लैग लीड कंपनसेटर का जो है वो रेप्लिका है, लेकिन इट्स स्लाइटली लेस कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल। ये इसका लेग पार्ट है। अब इसके डिजाइन करने के दो तरीके हैं, दो तरीकों से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। एक तरीका है जब गामा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये एक सिंपल तरीका है, इसमें गामा एंड बीटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसमें आप पहले इसका लीड पोर्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है, लीड कंपनसेटर जैसे डिजाइन करते हैं ना, जैसे हमने लीड कंपनसेटर के 6-7 स्टेप्स है, इसी तरह बिल्कुल आप पहले लीड कंपनसेटर डिजाइन करेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करेंगे, तो लीड कंपनसेटर डिजाइन करने के बाद आप लैग कंपनसेटर अलग अलग डिजाइन करेंगे, दोनों में कोई रिलेशन आपस में नहीं होगा। तो ये बेसिकली आप यू आर डिजाइनिंग अ लीड कंपनसेटर फर्स्ट एंड देन यू आर डिजाइनिंग अ लैग कंपनसेटर, सर जैसे हमने आवाज नहीं आ रही आपकी। स्लाइड्स में किया है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है दैट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें आप गामा इक्वल टू बीटा करते हैं, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये तरीका जो है दैट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस वन इज यूज मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। तो हम इसी तरीके को केस 1 को ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केस 1 व्हेन गामा इज नॉट इक्वल टू बीटा, मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों कंपनसेटर अलग अलग डिजाइन होंगे। स्टेप 1 में आप लीड कंपनसेटर डिजाइन करेंगे। हाँ, ये जरूरी है कि पहले आप लीड कंपनसेटर डिजाइन करें, ठीक है, फिर आप लैग कंपनसेटर डिजाइन करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले लैग करें फिर लीड करें, ये थोड़ा जो है डिजाइन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी। तो स्टेप नंबर 1 है कि पहले लीड पार्ट आप डिजाइन करें, स्टेप नंबर 2 है फिर आप लैग पार्ट डिजाइन करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम गिवन है, द डैम्पिंग रेशियो इसका 0.125 है एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है 2 रेडियन पर सेकेंड है और जो स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है वो 8 पर सेकेंड है। ये हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम के पैरामीटर्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम के पैरामीटर्स हैं। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम के पैरामीटर्स हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज डिजायर्ड to make the damping ratio of the dominant closed loop poles equal to 0.5, डैम्पिंग रेशियो चेंज करना है एंड इंक्रीज द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी टू 5 रेडियन पर सेकंड। तो आपका डैम्पिंग रेशियो चेंज करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है एंड द स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट 80 पर सेकंड, और स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट भी चेंज करना है। तो अब आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस भी चेंज करना है एज वेल एज द स्टेडी स्टेट एरर भी चेंज करनी है। तो इसका मतलब आपको लैग लीड कंपनसेटर चाहिए। तो पहले आप जो है लीड कंपनसेटर डिजाइन करेंगे फॉलोइंग द स्टेप्स जो हमने किए थे। सबसे पहले लीड कंपनसेटर में हम डिटरमाइन करते हैं कि एंगल ऑफ डेफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है। तो उसका फार्मूला ये है, अगर डिटेल से आपको देखना है तो वो लीड कंपनसेटर वाला जो हमने लेक्चर किया था उसमें आप देख लें डिटेल से कैसे लीड कंपनसेटर डिजाइन करते हैं। तो एंगल ऑफ डेफिशिएंसी का ये फार्मूला है, आप इस तरह कर सकते हैं,
या आप ग्राफिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेफिशिएंसी यहाँ पे आया 55 डिग्री। ठीक है, अब जो कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर के जो पोल एंड जीरोज हैं उनको 55 डिग्रीज फुलफिल करना है। ठीक है, तो उससे 55 डिग्री से हमने पोल एंड जीरो की लोकेशन निकाली 0.5 एंड 5.02। गामा यहाँ पे 10.04 है। अब ये लीड कंपनसेटर डिजाइन हो गया। अब केसी की वैल्यू आप मालूम कर रहे हैं, केसी आ गई 5.26। अब आपके लीड पोर्शन डिजाइन हो गया। ठीक है, जो कंपनसेटर का हाफ था वो डिजाइन हो गया। अब आपको लेग पोर्शन डिजाइन करना है। लेग पोर्शन के लिए बीटा मालूम करेंगे। बीटा जो है इज द रेशो ऑफ न्यू केवी डिवाइडेड बाय ओल्ड केवी, जो कि न्यू केवी जो है वो 80 है जो डिजायर्ड है, और जो पुरानी है वो मेरे ख्याल में व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट। तो अच्छे में जाते हैं वापस यहाँ पे, आपकी जो 8 पर सेकेंड है दैट इज केवी, और केवी डैश क्या है आपका 80 सेकेंड। तो बीटा जो है इट इज बेसिकली केवी डैश डिवाइडेड बाय केवी होता है। तो केवी डैश यहाँ पे 80 है और केवी जो है 8 है, तो ये तकरीबन हमारा 10 के करीब आएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉरी, इसमें एक इशू है, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये जो केवी है ये तो सिर्फ प्लांट का था। ठीक है, अब हमने उस प्लांट में लीड कंपनसेटर ऐड कर दिया है, क्योंकि पहले हम लीड कंपनसेटर डिजाइन करते हैं ना, तो लीड कंपनसेटर हमने ऐड कर दिया। तो अब हमें जो केवी निकालना पड़ेगा वो 8 पर सेकेंड से डिवाइड नहीं करेंगे 80 को, लेकिन उस केवी से करेंगे जो लीड कंपनसेटर ऐड करने के बाद हुआ। ठीक है, तो ये जो लीड कंपनसेटर का हमें ट्रांसफर फंक्शन मिला ना यहाँ पे, ये वाला, ये हम प्लांट में ऐड करके फिर केवी निकालेंगे और उसके बाद बीटा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखें कि केवी हमने कंपनसेटर ऐड करके और उसके बाद हमने निकाला, तो फिर हमें बीटा की वैल्यू जो है वो 16.04 मिली। ठीक है, यहाँ पे हमने लीड कंपनसेटर ऐड कर दिया, आप देखें। ठीक है, सिर्फ प्लांट ऐड नहीं किया, क्योंकि अब लीड कंपनसेटर ऐड हो गया सिस्टम में, इट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ। तो लीड कंपनसेटर ऐड करके केवी डैश हमने निकाला और केवी, तो हमें बीटा की वैल्यू 16.04 मिली। अब बीटा आपको 16.04 मिली। अब आपको पोल एंड जीरोज उसके आर्बिट्ररी कहीं पे प्लेस करने हैं। ठीक है, कंसिडरिंग के उसकी मैग्नीट्यूड कंडीशन एंड एंगल कंडीशन इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना हो, 0 to 5 डिग्रीज हो, उसके लिए हम ओरिजिन के करीब रखते हैं और एक दूसरे के करीब रखते हैं। ठीक है, और ये इसका फार्मूला है। तो हमने 0.2 पे रखा जीरो को, तो पोल जो है वो 0.2/16 हो जाएगा, 0.2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो है कंपनसेटर पूरा डिजाइन होगा। ये लेग पार्ट है इसका। ठीक है, और ये इसका लीड पार्ट, ये कंप्लीट लेग लीड दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन कंपनसेशन पार्ट यू कैन आस्क, अदरवाइज जो लेग लीड कंपनसेटर की डिजाइन है वो बेसिकली अगर आपने लीड कंपनसेटर सीख लिया और लेग कंपनसेटर सीख लिया तो दोनों को अलग अलग डिजाइन करेंगे फिर कंबाइन करेंगे। दैट इज ऑल डिजाइन ऑफ a leg and lead compensator। ठीक है, any question from this? नो सर। अच्छा, कमिंग ट्यूसडे पे जो है मैंने सोचा है आपका फर्स्ट क्विज में रखूं। दैट वुड बी इंटायरली एमसीक्यूज बेस्ड। ठीक है, क्विज जो होगा वो पूरा एमसीक्यूज बेस्ड होगा, एंड दैट वुड बी फ्रॉम लेट्स से लेक्चर नंबर 1 to 10। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 to 10 से होगा जो आपका क्विज होगा। दैट वुड बी फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 to 10 ऑन कमिंग ट्यूसडे। ठीक है, ये मैं आपको ग्रुप पे लगा दूंगा। तो कमिंग ट्यूसडे देयर विल बी द फर्स्ट क्विज फ्रॉम लेक्चर 1 to 10
that would be entirely MCQs based और LMS पे ही होगा, and that would carry 15 सेक्शन मार्क्स, 15 सेक्शन मार्क्स उसके होंगे। उस टेस्ट पे आपके क्विज पे जो है वो डिपेंड करेंगे, ठीक है। बाकी जो 15 मार्क्स हैं वो आपके CEP दे रहा है बिलाल लैब में, वही आपका थ्योरी के लिए CEP यूज होगा, ठीक है। एंड बाकी जो आपके 20 मार्क्स बचे वो क्विज एंड एक वाइवा होगा, उसमें से कंसिडर करूंगा मैं, ठीक है। इस तरह आपके टोटल 50 मार्क्स जो हैं सेक्शन के वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, 2 क्विज, एक CEP एंड वाइवा, ठीक है। सो नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस Okay, lecture, sir. so let us start the next lecture, which is very important one, and it is about the PID controller, ठीक है। वेरी फेमस कंट्रोलर जो कि काफ़ी यूज होता है इंडस्ट्रीज में आजकल भी, एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, ठीक है। सो PID कंट्रोलर जो है इट इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडस्ट्रीज एंड इट्स बीइंग यूज्ड दीस डेज वेरी एक्सटेंसिवली। अगर आप किसी इंडस्ट्री में विजिट करेंगे तो आपको PID जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स में वहाँ पे नज़र आएगा, डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा होगा। अब ये आउटलाइन है लेक्चर की, इंट्रोडक्शन में थोड़ा दूंगा PID का, और मोड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो आपको बताऊंगा, एंड देन फाइनली विल डिस्कस अबाउट PID एंड PID ट्यूनिंग रूल्स। ट्यूनिंग रूल्स जो हैं उसमें जो आपके कोर्स में है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल फॉर ट्यूनिंग द PID, बट as far as your syllabus is concerned, Ziegler and Nichols, दो एक केमिकल इंजीनियर था, एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये ट्यूनिंग रूल्स और मेथड्स दिए हैं जो बेसिकली दे आर वेरी पॉपुलर, एंड जो मोस्ट ऑफ द PID डिजाइनिंग या ट्यूनिंग रूल्स हैं वो इन्हीं से ड्राइव किए गए, इनके डेरिवेटिव्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे PID कंट्रोलर का। PID कंट्रोलर एज आई टोल्ड यू इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। particularly when the mathematical model of the system is not known, right? क्योंकि आप लीड कंपनसेटर डिजाइन करते हैं तो लीड कंपनसेटर डिजाइन करने के लिए आपको प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन मालूम होना चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन मीन्स द मैथमेटिकल मॉडल। सिमिलरली आपने लेग भी डिजाइन किया, लेग लीड डिजाइन किया, तो उनमें मैथमेटिकल मॉडल होना जरूरी है। दूसरा, यू शुड बी एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन और इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड नाउ डेज सॉफ्टवेयर एनालिसिस उसके साथ जो है वो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होता है कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वही कर सकता है जो इंजीनियरिंग पढ़ा हो। तो इसलिए हर कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा होता। प्लांट पे अक्सर आप जाते हैं इंडस्ट्री में, लोकल इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में या कहीं भी आप चले जाएँ, तो वहाँ पे टेक्नीशियंस जो होते हैं वो इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं होते। So it is very difficult for them to use these type of controller। PID कंट्रोलर में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। PID कंट्रोलर जो है उसमें मैथमेटिकल मॉडल आपको ना पता हो तब भी ठीक है, मतलब आप यू कैन स्टिल डिजाइन अ PID कंट्रोलर। दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट पॉपुलर, बिकॉज you do not need so much expertise, only experience can also be a good indicator कि आप PID कंट्रोलर डिजाइन कर सकते हैं। And if you know the mathematical model, अगर आपको मैथमेटिकल मॉडल पता हो तो तब भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से डिज़ाइन हो सकता है, दैट इज वाई इट इज पॉपुलर। अब इंडस्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया एक्सटेंसिवली यूज होता है बहुत जगह पे, इसकी एप्लीकेशन से इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि ये ऑन साइट एडजस्टमेंट होती है, ऑन साइट डिज़ाइन होता है, ऑन साइट प्लग एंड प्ले होता है, नॉट लाइक अदर कंट्रोलर्स
जो कि कहीं लैब में या R&D में डिज़ाइन होते हैं पहले, और फिर जाके वो कहीं इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसमें ऑन साइट जो है वो डिज़ाइन पॉसिबल है। P stands for proportional, I for integral, D for derivative. ये उसका स्ट्रक्चर है, हाउ PID वर्क्स। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे लैग कंपनसेटर या लीड कंपनसेटर सीरीज में लगते थे ना प्लांट के, तो इसको हम कहते हैं सीरीज कंपनसेशन। ऑल्दो देयर आर अदर टोपोलॉजीज आल्सो अवेलेबल, जिसमें PI जो है वो फीड फॉरवर्ड में लगता है और डेरिवेटिव जो है वो फीड बैक में लगता है, लेकिन दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी ऑफ PID कंट्रोलर, एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो PID कंट्रोलर जो है वो सीरीज में लगता है प्लांट के, एंड फीडबैक के थ्रू ये काम करता है। तो इसमें 3 टर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। एंड इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रल फंक्शन जो होता है मैथमेटिकल फंक्शन, डी डेरिवेटिव डेरिवेटिव फंक्शन, प्रोपोर्शनल मीन्स सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब अलग अलग हम ये टर्म्स जो है डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रोपोर्शनल मोड कंसीडर करेंगे कि प्रोपोर्शनल मोड क्या होता है। इन प्रोपोर्शनल मोड there is a continuous linear relation between the value of the control variable and the position of the final control element। ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या होता है कि कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है विद लीनियर प्रोपोर्शन। लीनियर रिलेशनशिप होता है किसी चीज में, जैसे करंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज का लीनियर रिलेशनशिप है ना, तो ये भी एक लीनियर कंट्रोलर है। इनपुट जो है इट कैन बी लीनियरली रिलेटेड टू आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर। और दिस इज हाउ इट वर्क। सपोज R जो है वो आपकी रेफरेंस इनपुट है, आपकी डिजायर्ड इनपुट है, एंड E एरर है जो कि फीडबैक और डिजायर्ड आउटपुट का डिफरेंस है। KP इसको हम प्रोपोर्शनल गेन कहते हैं। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज सिंपली एन एम्पलीफायर। ठीक है, ये एक गेन मल्टीप्लाई करता है बस, सिंपल। ठीक है, तो एरर के साथ एक गेन मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, एरर इज मल्टीप्लाइड with the gain KP. So output of proportional controller is simply input multiplied by some constant value। अगर suppose proportional gain 1 है तो जो इनपुट आई वही आउटपुट आएगी, या प्रोपोर्शनल गेन आपने 10 कर दी तो इनपुट 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट सिंपली अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज सिंपली एन एम्पलीफायर, और वो एम्पलीफाई होके प्लांट की इनपुट पे जाएगी। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ता है कि एरर एम्पलीफाई हो जाती है। एरर एम्पलीफाई होगी तो क्या होगा कि एक्शन जल्दी होगा, छोटी सी एरर होगी रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, रिएक्शन ज्यादा होगा तो एरर मिनिमाइज जल्दी हो जाएगी, इसका ये फर्क पड़ता है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है, सी पी ऑफ टी इक्वल टू के पी। या इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर लिखना चाहें सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का, तो सी पी ऑफ एस इज द आउटपुट ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एंड ई ऑफ एस is the error, and it is equal to simply Kp। अब proportional controller में if the gain is increased, the system responds faster to changes in set point but becomes progressively underdamped and eventually unstable। अब इसमें सिर्फ गेन आप इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एरर जो है वो एम्पलीफाई होगी, तो जब आप गेन बहुत हैवी रखेंगे तो छोटी सी भी एरर आएगी तो रिएक्शन उसका बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरशूट आए। ठीक है, क्योंकि गेन अब जब आप हाई रखेंगे तो ओवर रिएक्शन होगा। ओवर रिएक्शन इज बेसिकली ओवरशूट इन द सिस्टम। ठीक है, जब सिस्टम आपका जितना एक्शन लेना है उससे ज्यादा एक्शन ले ले तो दैट इज कॉल्ड ओवरशूट। तो यहाँ पे जो है ओवरशूट आर एक्सपेक्टेड।
ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद लेक्चर हमने ऑफ कर दूंगा। सपोज यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा डिजायर्ड वैल्यू है। ठीक है, आर ऑफ टी जो पीछे मैंने दिखाया था ना आपको, दैट इज आर ऑफ टी। ठीक है, ये आर ऑफ टी है। अब आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, और कंट्रोलर जो है आउटपुट जो है इसको फॉलो करनी चाहिए। फॉलो करनी चाहिए मीन्स इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये देखें, जब आप ये पिंक, ये लाइन है ये वाली, ठीक है, ये जब गेन बिल्कुल कम है, प्रोपोर्शनल गेन आप कम रखेंगे तो ये ओवर डैम्प हो जाएगा सिस्टम, और गेन को आप इंक्रीज करते जाएंगे तो सिस्टम अंडर डैम्प होता जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपने गेन कर दी, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये देखें ओवरशूट बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे ही आप के पी इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम फास्टर होता जा रहा है। एक आप देखें कि ये स्लोअर है, ये फास्टर है, और ज़्यादा फास्टर होता जा रहा है। लेकिन एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है कि सिस्टम में ओवरशूट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ओवर रिएक्शन ज़्यादा होगा, जितना आप गेन बढ़ाएंगे तो सिस्टम उतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा। तो दिस टाइप ऑफ कंट्रोलर कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है, स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन एज अ कॉन्सिक्वेंस हैज द टेंडेंसी टू अंडर डैम्प द सिस्टम। सिस्टम की डैम्पिंग कम होती जा रही है। ठीक है, डैम्पिंग कम होगी तो ओवरशूट ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये इवेंचुअली अगर आप गेन बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो सिस्टम को अनस्टेबल भी कर सकता है, डिस्टेबलाइज भी कर सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रल कंट्रोल हम यूज़ करते हैं इसके साथ, ताकि डिस्टेबलाइजेशन जो है वो ना हो। गिव मी 1 मिनट प्लीज। So integral control describes the control in which the output rate of change is dependent on the magnitude of the input। ठीक है, अब इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल बेसिकली कैलकुलेट करता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली एवरेजिंग। इसको हम एवरेजिंग कहते हैं इन कंटिन्यूस टाइम। तो ये एवरेजिंग करता है। तो इट सॉर्ट ऑफ नोज व्हाट इज द हिस्ट्री, राइट? हिस्ट्री को ये ध्यान में रखता है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो था वो इंस्टेंटेनियस कंट्रोलर था। जैसे रजिस्टर होता है ना, आउटपुट उसकी इंस्टेंटेनियस आती है, तो वो सिर्फ जो प्रेजेंट वैल्यू है उस पर रिएक्ट करेगा। तो हो सकता है कि किसी ग्लिच की वजह से, किसी सडन नॉइज की वजह से वो प्रेजेंट एरर, इंस्टेंटेनियस एरर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो उस पर वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर लेगा। तो नॉइजेज जब प्रेजेंट होती हैं तो उसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो सही तरह ऑपरेट नहीं करता। इंटीग्रल कंट्रोलर हाउएवर, क्योंकि वो एवरेज लेता है सर्टेन टाइम रेंज पे, तो वो जो है इंस्टेंटेनियस उसकी आउटपुट नहीं होती इंक्रीज, तो वो इज स्लाइटली बेटर देन इंटीग्रल कंट्रोलर। दिस इज हाउ द प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल कंट्रोलर जो है वो ऑपरेट करते हैं। उनकी उनकी जो टोपोलॉजी है वो इस तरह है। तो वही सेम ब्लॉक डायग्राम है। आर एफ टी इज द रेफरेंस इनपुट, एंड एरर जो है इट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड द फीडबैक। और ये आपके कंट्रोलर हैं, प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल कंट्रोलर दोनों कंबाइन। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोलर जो है दोनों आपस में इनकी आउटपुट ऐड होगी। ठीक है, एरर दोनों को सेम सप्लाई हो रही है इनपुट पे, और आउटपुट पे प्रोपोर्शनल एक्शन एंड इंटीग्रल एक्शन जो है दोनों ऐड हो रहे हैं। प्रोपोर्शनल एक्शन क्या करता है? एरर के साथ गेन मल्टीप्लाई करता है। और इंटीग्रल एक्शन क्या करेगा? एरर का इंटीग्रल ले रहा है ओवर सम टाइम पीरियड, राइट?
एंड मल्टीप्लाई बाय, ऑब्वियसली उसमें इंटीग्रल गेन होगी जो उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो वो मैथमेटिकल फंक्शन जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो ये वाला है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल एक्शन, ठीक है। जैसे आपको पता भी है कि हमने जब स्टेडी स्टेट एरर वाला लेक्चर किया था तो वहाँ पे टाइप नंबर ऑफ सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। टाइप नंबर क्या होता है सिस्टम का? इट इज नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, राइट। तो नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन जो है बेसिकली इंटीग्रेशन है इन लेप्लास डोमेन, क्योंकि इंटीग्रल आपको पता है कि लेप्लास डोमेन में किसी भी इंटीग्रल का, सपोज एरर का इंटीग्रल है उसका मैं लेप्लास में तो क्या आएगा, ई ऑफ एस अपॉन एस आएगा, राइट। तो बेसिकली इंटीग्रल एक्शन क्या है कि टाइप नंबर ऑफ द सिस्टम बढ़ाता है। तो टाइप नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ाने से क्या होगा, उसकी स्टेडी स्टेट एरर जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रल एक्शन का जो मेन पर्पज है दैट इज टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर। अब इसकी अगर इक्वेशन लिखना चाहें हम तो सी पी आई ऑफ टी, जो पी आई कंट्रोलर की आउटपुट है, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब अगर इसका हम लेप्लास लेके ट्रांसफर फंक्शन निकालें, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, आउटपुट लेप्लास ऑफ आउटपुट अपन लेप्लास ऑफ इनपुट, लेप्लास ऑफ आउटपुट ये है सी पी आई ऑफ टी, और लेप्लास इनपुट क्या है, एरर ई ऑफ टी। तो इस इक्वेशन का आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें, कंसीडर दी इनिशियल कंडीशन टू जीरो, यू गेट के पी प्लस के आई इंटू वन अपॉन एस, ठीक है। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। या इसको आप मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बाय टेकिंग एल सी एम एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल पार्ट जो है उसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इसी तरह आप प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर भी यूज करते हैं। प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर मीन्स प्रोपोर्शनल एक्शन एंड डेरिवेटिव एक्शन, ठीक है। तो पीआई कंट्रोलर तब यूज होगा जब आपको स्टेडी स्टेट इम्प्रूवमेंट करनी हो एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव करना हो, ठीक है। लेकिन इसका मेन पर्पज पीआई कंट्रोलर का जो है इंटीग्रल कंट्रोल का इन पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये टाइप नंबर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करता है, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल कंट्रोल का जो मेजर पर्पज है इसको इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। इसका मतलब आप लैग कंपनसेटर जहाँ पे यूज कर रहे थे ना, उसकी बजाय आप पीआई कंट्रोलर यूज करें, सेम चीज, ठीक है। इसी तरह पीडी कंट्रोलर जो है इट इज यूज टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो वहां पे आप लैग कंपनसेटर यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप पीडी कंट्रोलर यूज करेंगे तो सेम थिंग है। इसकी जो इक्वेशन आएगी इट विल बी के पी ई ऑफ टी प्लस के डी जो है गेन है ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर ऑन इट इट कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा दैट विल बी के पी प्लस के डी है। अब एज आई टोल्ड यू कि जो पीडी कंट्रोलर है दैट इज यूज टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। जब आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव करना हो तो आप पीडी कंट्रोलर यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जैसे ही डेरिवेटिव गेन को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ओवरशूट्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव गेन जो है वो हाई लोवेस्ट है, और ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पे डेरिवेटिव गेन के डी जो है इट इज हाईएस्ट। So derivative controller basically improves the damping, increases the damping in the system, और जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है वो डिक्रीज करता है डैम्पिंग को। अब ये तीनों आप कंबाइन करेंगे तो ये पी आई डी कंट्रोलर हो जाएगा। तीनों कंबाइन करेंगे तो तीनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, के पी ई ऑफ टी प्लस के आई इंटीग्रल ऑफ ई टी एंड के डी डेरिवेटिव ऑफ ई टी। और इसका अगर आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पीआईडी कंट्रोलर। इसको दूसरे तरीके से भी आप ट्रांसफर फंक्शन को लिख सकते हैं, बट दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर। और जब पीआईडी कंट्रोलर तीनों कंबाइन यूज करेंगे फिर आप देखें रेस्पॉन्स आपको बिल्कुल स्मूथ इस तरह ये रेस्पॉन्स आपको मिल सकता है यूजिंग पीआईडी कंट्रोलर।